एक्साइटिंग इन्फो के तमाम चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब तक आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी 1 करोड़ 92 लाख रुपए से भी ज़्यादा कमा चुके होंगे। जी हाँ नाजरीन, सिर्फ 10 मिनट में तकरीबन 2 करोड़ रुपए। अभी तक हर तरफ मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के चर्चे हैं, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ ने शिरकत की। दुनिया के टॉप परफॉर्मेंस क्रिकेटर्स और मूवी स्टार्स ने शिरकत करके शादी को 4 चांद लगाए। ये तो सब जानते हैं कि ये तमाम स्टार फ्री में नहीं बल्कि भारी पैसे लेकर आए थे। सिर्फ जस्टिन बीबर की ही बात की जाए तो उन्होंने चंद मिनट की परफॉर्मेंस के 80 करोड़ इंडियन यानी 280 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लिए। अब यहाँ पर हर एक के जहन में ये सवाल आता है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी तो हैं, लेकिन उन्होंने इतना सारा पैसा कैसे कमाया। 10,370 अरब रुपए उनकी कमाई का असल जरिया क्या है, जो कि उनको पूरी एशिया का अमीर तरीन इंसान बनाता है। और सबसे बढ़कर जब एक भाई सोने के पानी से नहा रहा है तो वहीं दूसरे भाई का दिवालिया क्यों निकला हुआ है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन को प्रेस करके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो चाहते हुए भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजार सकते जिसमें आप मुकेश अंबानी को कोई प्रॉफिट ना दें। टेलीकॉम सेक्टर हो, पेट्रोलियम, क्रिकेट या रिटेल सेक्टर, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हर जगह फैली हुई हैं और आपका पूरे दिन में मुकेश अंबानी के किसी ना किसी बिजनेस से वास्ता पड़ता ही रहता है। लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं बल्कि उनके बाप धीरू भाई अंबानी ने की थी। 1950 में धीरू भाई अंबानी गुजरात से एक अच्छी जॉब के लिए यमन चले गए। उन्होंने 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस कारोबार को बहुत करीब से समझने की कोशिश की। 8 सालों के बाद 1958 में ये वापस इंडिया आए और इस बार उनके पास एक बिज़नेस आइडिया मौजूद था। उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया जिसे रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम दिया गया। शुरुआत में ये आरसीसी कंपनी सिर्फ मिसालों का कारोबार करती थी। ये इंडिया से मिसालें खरीदकर मिडल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट किया करती थी। क्योंकि 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से वाबस्ता रहने की वजह से धीरू भाई को इस बिज़नेस का काफ़ी एक्सपीरियंस था, इसलिए देखते ही देखते कामयाबी की सीढ़ियाँ उनके लिए आसान तर होती चली गईं। लेकिन धीरू भाई अंबानी कुछ और नया करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल ही रहा है तो अब क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम रखा जाए। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स के नाम से एक नई कंपनी लॉन्च की। उस वक्त कॉटन इंपोर्ट करने पर इंडियन सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती थी, जिसकी वजह से पूरे इंडियन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में बहरान रचा हुआ था। इसी दौरान धीरू भाई अंबानी ने कॉटन की बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी केमिकल प्रोसेस के ज़रिए कपड़े बनाए जाने लगे, जिसकी वजह से न सिर्फ ये सरकार की पॉलिसी से बच गए बल्कि कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में ज़्यादा मशहूर भी हो गए। आहिस्ता आहिस्ता रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बढ़ती चली गई। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और आम पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करने लगी। रिलायंस इंडस्ट्री इतनी कामयाबी हासिल कर चुकी थी कि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस के पास था। अब यहाँ पर एक चैलेंज ये था कि धीरू भाई अंबानी को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स दूसरी इंडस्ट्री से ख़रीदने पड़ते थे, तो इसलिए उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा कर लिया। इस तरह रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में भी उन्होंने कदम जमा लिए। 1986 में जब धीरू भाई अंबानी बीमार हुए तो उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी मदद करने लगे। जब तक धीरू भाई अंबानी जिंदा रहे तो दोनों बेटे उनके नीचे मिलकर काम करते थे, मगर 2002 में जब धीरू भाई अंबानी की मौत हुई तो एक नया तनाज़ा सामने आ गया। अपनी मौत से पहले धीरू भाई अंबानी ने अपनी जायदाद की तकसीम के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो अब इनके जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कंट्रोल कौन संभालेगा। इस सिलसिले में रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में कॉल की गई और इसमें फ़ैसला किया गया कि ज़्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा।
और यहीं से दोनों भाइयों के दरमियान दरार पड़ गई। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से बातचीत तक ख़त्म कर दी। लेकिन उनकी माँ से ये सब ना देखा गया और उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा आधा तकसीम करके अपना अपना काम करें। इसी तरह 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को दो भाइयों में तकसीम कर दिया गया। रिलायंस ऑयल गैस, पेट्रोकेमिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आई, जबकि रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी को मिले। इस तरह ये मसला तो हल हो गया, लेकिन दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात फिर भी चलते रहे और कई बार ये मामलात कोर्ट में भी जा पहुँचे। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के कारोबार को मेहनत करके आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंस्टॉल करके उसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस इंडस्ट्री में एक और नई रिफाइनरी को भी शामिल करके रिलायंस पेट्रोलियम का प्रॉफिट मज़ीद बढ़ा दिया। इसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रखा, जिसके चलते ही भारत में एक इनकलाब बर्पा हुआ और पूरे इंडिया में स्मार्ट बाज़ार के नाम से डिस्काउंटेड स्टोर्स और सुपर मार्ट्स खोले गए, जहां कस्टमर्स को तमाम आइटम्स डिस्काउंटेड स्टोर्स पर एक ही जगह पर मिल जाया करते थे। 2008 में जब क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज़ हुआ तो मुकेश अंबानी इसमें भी कूद पड़े। आईपीएल की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को ख़रीद लिया और ये टीम अगले कई सालों तक आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम रही। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और ये कदम इतना भारी था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के दूसरे कंपटीटर्स को कुचलने वाला था। उन्होंने जियो के नाम से एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया, जिसमें कॉल, डाटा और मैसेज को पब्लिकली फ्री कर दिया गया। लोगों ने दूसरे नेटवर्क छोड़कर धड़ाधड़ जियो की सिम्स खरीदना शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा था। देखते ही देखते जियो के यूज़र 450 मिलियन तक क्रॉस कर गए। जियो ने जब 5G, 6G नेटवर्क लॉन्च किया तो यूज़र्स की तादाद मज़ीद बढ़ गई। ये नेटवर्क अब टेक्नोलॉजी पर भी दुनिया की बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रहा था। जियो की कामयाबी इतनी ज़्यादा थी कि दूसरी टेलीकॉम कंपनीज ने जियो पर केस कर दिया। उनका कहना था कि जियो अपने कस्टमर्स को सब कुछ फ्री में दे रहा है, जिससे मार्केट में कंपटीशन ख़त्म हो रहा है। नाजरीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनीज को किस कदर हिट किया था। तो इसके बाद जियो ने फ्री सर्विसेज ख़त्म करके बहुत ही कम चार्जेस पर कॉल्स और डाटा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जिससे दूसरी कंपनीज को भी अपने रेट्स कम करने पड़े। यही वजह है कि आज इंडिया में इंटरनेट बंडल्स दुनिया के सस्ते तरीन रेट्स पर मिलते हैं। 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का भी ऐलान कर दिया और इसके लिए इन्होंने अमेरिकन एंटरटेनमेंट ज्वाइंट डिज्नी के साथ $8.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। इस तरह पूरे भारत में हर सेक्टर पर किसी न किसी तरह मुकेश अंबानी ज़रूर असरअंदाज होते हैं। आज मुकेश अंबानी की नेट वर्थ $122 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि 34,160 अरब पाकिस्तानी, जबकि 10,370 अरब इंडियन रुपीस के बराबर है। इस हिसाब से ये दुनिया के 11वें अमीर तरीन शख्स हैं। पर अगर इस लिस्ट में से अमेरिकन बिलियनर्स का नाम हटाया जाए तो मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स कहलाए जाएंगे। अब जाहिर है, जब पैसे की रेल पेल इतनी ज़्यादा हो तो खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का घर, जिसे एंटेलिया कहा जाता है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये एक 27 मंजिला बिल्डिंग है जो कि 37,000 स्क्वायर मीटर पर मुश्तमिल है। इस सब के साथ साथ ये दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियों का एक शोरूम भी है। हाल ही में अनंत अंबानी की होने वाली शादी तो आपको याद ही है। एक अंदाज़ा के मुताबिक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि सिर्फ एक अंदाज़ा है। 5,000 करोड़ों हों या 10,000 करोड़, हकीकत तो ये है कि जिसके पास 10,370 अरब रुपए की वर्थ हो, उसमें से 50 या 100 अरब निकालना ऐसे ही है जैसे जंगल में से 2-4 दरख्त काट देना। नाजरीन, जहां एक तरफ मुकेश अंबानी के पास पैसे की कोई कमी नहीं, मगर फिर भी आज उनका दिवालिया निकला हुआ है।
इस बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अनिल अंबानी ने तेज़ी से तरफीक करने वाली स्ट्रेटजी अपनाई, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये एक साथ तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते थे और इस स्ट्रेटजी की वजह से उनकी खर्चें बढ़ गईं, लेकिन जितना खर्च हुआ उतना प्रॉफिट नहीं आ पाया। दूसरी वजह ये थी कि अनिल अंबानी के ग्रुप इंडस्ट्री के मुंझे हुए खिलाड़ियों से टक्कर ले रहा था। मिसाल के तौर पर रिलायंस कम्युनिकेशंस मार्केट में मौजूद एयरटेल, वोडाफोन और जियो से मुकाबला नहीं कर पाई और आखिरकार बैंक करप्ट हो गई। तीसरा ये कि अनिल अंबानी की इन्वेस्टमेंट करने की पसंद और उनकी टाइमिंग हमेशा गलत साबित हुई। सबसे बढ़कर अनिल अंबानी के ग्रुप ने खुद को डाइवर्स नहीं किया के साथ साथ अनिल अंबानी मुख्तलिफ लीगल मसलों में भी फंसे रहे। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने एरिक्सन कंपनी के कुछ पैसे वापस करने थे और ये मामला मुंबई कोर्ट तक जा पहुंचा। कोर्ट ने अनिल अंबानी को 1 महीने के अंदर अंदर एरिक्सन के सारे ड्यूज क्लियर करने का ऑर्डर दे दिया और अगर ऐसा ना किया गया तो 1 महीने के बाद अनिल अंबानी को अरेस्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया। लेकिन ऐन मौका पर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने एंट्री की और पैसे अदा करके अनिल अंबानी की बेल करा दी। ऐसे करते करते आज अनिल अंबानी की टोटल नेटवर्थ बिल्कुल ज़ीरो है और ये स्टेटमेंट उन्होंने खुद यूके की कोर्ट में जमा करवाई थी, जब एक केस के दौरान कोर्ट ने उनको चाइना के 3 बैंक्स को $719 मिलियन वापस करने का ऑर्डर दिया था। जी तो प्यारे नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में दिए गए बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।